बार जुड़ जाओगे फिर क्लास शुरू करेंगे। आज मैं कराने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आज वाले सेशन से ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आज के सेशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में आपके। 100% मैं इस चीज का गारंटी लेता हूँ कि आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे पेन कॉपी लेके जुड़ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चंस तुम खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस करो। ओके, आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा खांसी भी आ रही है मुझे, तो फिर भी मैं क्लास आज लाइव कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेसेस। अच्छा, मिनिमम एनर्जी किस चीज के लिए रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप एक चीज अज्यूम करो, सपोज करो कि आपको यहाँ पे एक मेटल है और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं सारे के सारे। यहाँ पे मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इज इट विजिबल और नॉट? ठीक है। अच्छा, अब 3 तरीका हो सकता था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक तो चौथा भी तरीका बताया था हम लोगों ने। सबसे पहला है थर्मायोनिक एमिशन, ये वाला पहला। ये है थर्मायोनिक एमिशन। जस्ट बात कर लेता हूँ इसकी। सबसे पहले ये थर्मायोनिक एमिशन है, फील्ड एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ये 3 तरीके थे और एक मैंने बताया था सेकेंडरी एमिशन भी होता था। तो ये 3 से 4 तरीके थे। इनका हम लोगों ने क्या किया था कि बताया था कि यहाँ से जैसे थर्मायोनिक एमिशन में क्या करते थे कि हम हीट करते थे मेटल को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था। फील्ड एमिशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते थे, तब इलेक्ट्रॉन निकलता था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन आता था, पड़ता था इस मेटल सरफेस पे, तब इलेक्ट्रॉन निकलता था। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है तो ये कंफर्म बात है कि मिनिमम एनर्जी तो हर किसी में रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम एनर्जी हर एक प्रोसेस में रिक्वायर होती है, चाहे आप जोन सा इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस उठा लो, आपका मिनिमम एनर्जी तो हर एक प्रोसेस के लिए चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द करेक्ट। थर्मायोनिक एमिशन हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन हम लोग निकालते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फील्ड एमिशन हो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जहाँ पे वो आपका रेडिएशन आता है, तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी ये आंसर आ सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज। सब में चाहिए मिनिमम एनर्जी, हर एक प्रोसेस में चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सारे के सारे मुझे चैट बॉक्स में लिख दो कि आप सारे के सारे जुड़ गए हो। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू एक्टिव इन द सेशन, ठीक है ना। तो एक बार के लिए और सेशंस को शेयर कर दो बेटा, सेशंस के लिए शेयर कर दो, सेशंस को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे सामने है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको चलो सॉल्व करो, देखते हैं कि कौन कौन इसको इसका आंसर बता पाता है। क्वेश्चन दिया हुआ, अ मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज हिट बाय। किस इलेक्ट्रॉन्स कब किस लाइट से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे जब कौन सी लाइट हिट करेगी। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम 2-3 चीजें, एक तो आइंस्टाइन वाला इक्वेशन। मैं थोड़ा सा एक बार को बड़ा कर लेता हूँ पेज को। तो अब ध्यान से सुनो, आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था? आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था? E बराबर एच न्यू बाई एच न्यू माइनस फाइव, है ना। या इसको हम लिख सकते थे E बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। अब समझो E क्या है? एनर्जी है, ठीक है। अब समझो इस चीज को, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है, विव ग्योर पढ़ा है, विव ग्योर।
वेवग्योर में आर जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इधर वेवलेंथ डिक्रीज करता है, वेवलेंथ की बात करूं तो ऐसे डिक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो इसने कहा कि ग्रीन लाइट अगर है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मतलब ग्रीन लाइट है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मतलब कि हमें ना ग्रीन लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए, ग्रीन लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। येलो लाइट से कम वाले से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, येलो लाइट वाले से कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। तो अगर आप चेक करोगे तो येलो लाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से सुनो, येलो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, येलो लाइट आपका यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, और येलो लाइट से अगर कम वाला ऑप्शन देखोगे तो ये रेड है, यहाँ पे रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो हमें किससे निकालना है, ग्रीन लाइट से ज्यादा वाला। तो ग्रीन लाइट से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो भी बी, और दैट मीन्स ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट अगर होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस फाइव होता है, और एच न्यू माइनस फाइव मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर है। आप सभी लोग कमेंट में जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट सेशंस में लाइव आ जाओ, क्लास में आप लोग लाइव आ जाओ फटाफट, एंड सेशंस को शेयर करो। ठीक है, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अगला सवाल हमारा, तो देखते हैं इस सवाल को, ठीक है ना। क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, इस चीज क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ मैटर। तो पहली बात तो ये है कि एक तो हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक पढ़ा था मैटर, दो चीजें पढ़ी थी। तो फोटो सेल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सर्व करता है, ऑटोमेटिक डोर्स एंड शॉप्स एंड मॉल्स, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये भी ऑटोमेटिक स्विचेस भी, लाइट स्विचेस भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आती हैं। तो जितने भी आपने देखा होगा जब मॉल्स वगैरह में जाओ तो डोर जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो फोटो इलेक्ट्रिक के होंगे, ये सारे के सारे एग्जांपल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स की वजह से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल्स आप याद करके जाओ अपने एग्जाम के लिए, मे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं कराता हूँ, देखो जी। तो आपका अगला सवाल जो है ये है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पर 2023 में पूछा गया था ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे के सारे फोकस करो इस क्वेश्चन की तरफ। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, the intensity of light radiation is increased, keeping the frequency same, the number of photoelectrons emitted will be। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझो इस चीज को, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा निकलेंगे, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा निकलेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट, तो उतनी ज़्यादा फोटो करंट फ्लो। अगर मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ पोटेंशियल का, तो आप एक ग्राफ याद रखो इस चीज़ को, ये आपका ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल, और ये आपका फोटो करंट। ये दो ग्राफ आप याद करके रखो, अपने दिमाग में सेट करके रखो। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ले रहे हो सकता है आपका सेचुरेशन करंट ज़्यादा ज़्यादा आए, इंटेंसिटी अलग हो तो ये करंट ज़्यादा आएगा, इंटेंसिटी अलग हो तो ये करंट ज़्यादा आएगा। समझ में आया, ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है। तो ये अगर मैं बोलता हूँ इसको, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है,
तो मैं अगर बात करता हूँ ये I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, दैट मीन्स इंटेंसिटी I1 की सबसे ज्यादा, फिर I2 की, फिर I3 की। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें I1 के टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल की वजह से का सैचुरेशन करंट जो आया, ये आपका सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हाँ, तो यहां तक हो गया। आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, फोटो करंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या बोला? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी इंक्रीजेस। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो बढ़ जाएगी। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, या सेम ही क्वेश्चन आ गया। इस चीज को समझो। तो मैंने क्या कहा था कि जो फोटो करंट होता है, ये फोटो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है और किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बार बार मैं इसको बना रहा हूँ, इस चीज को समझो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ। करंट कब बढ़ेगा? जब इंटेंसिटी। तो ये करंट देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे ये करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है? करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये I1, ये I2, ये I3, I3 सबसे ज्यादा, फिर I2, फिर I1। दैट मीन्स कि जो फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही करती है। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा इजेक्ट करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे, उतने ज्यादा करंट का फ्लो होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो हमारा फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये पक्की बात हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे इंटेंसिटी की बात ही किसी ऑप्शन में नहीं करा है, तो इंटेंसिटी वाला मामला ही खत्म हो गया। अब देखते हैं किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अब मैं ये बात समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ये चाहे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ये पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ था, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है। तो करंट सेम रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करता है, करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं इसका ऑप्शन मारता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। समझ आया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रो फोटो करंट होगा। बट ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर केवल और केवल आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका उतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आपका देखते हैं। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे समझते रहो अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। आई होप मुझे इसका आंसर मिलेगा। आप पहले अगर लाइव हो और क्वेश्चंस देख रहे हो, तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कमेंट में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो आओ, ये क्वेश्चन आपको सम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है? का जवाब आप लोगों ने चैट बॉक्स में नहीं दिया। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन, बार बार मैं एक ही ग्राफ बनाया जा रहा हूँ, आई होप आप लोग देख, फिर से मैं एक से वही वाला ग्राफ बनाता हूँ आपको बना के, समझो इस चीज। जैसे ये जो करंट है यहाँ पे जब ये मैक्सिमम हो जाता है, चलो अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा समझो इस चीज को। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है साधना, योर आंसर इज करेक्ट। तो समझो इस चीज को, इस चीज को समझो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे समझो इस चीज को, मान लेते हैं कि ये आपका, साधना आपने आंसर करेक्ट किया था, कैथोड, ये है कैथोड, ये है आपका एनोड। अब समझो कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे वो 100 थे, ये 100 थे। अब यहाँ से एनोड्स की संख्या, एनोड्स की संख्या, एनोड्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं सारे के सारे यहाँ पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं, सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं, इस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा करंट है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ चले जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड पे बचता नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचते जा रहे हैं, तो एक सैचुरेशन मिल गया ना, सैचुरेशन करंट उसको नाम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस में क्लियरिटी नहीं है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। वही सेम ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, अगर ये बी वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, तो समझो इस चीज को। अच्छा, और ये सी वाला ग्राफ भी इसको मान सकते हो आप। तो मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि सी वाले ग्राफ में और ये वाले ग्राफ में क्या रिलेशन आएगा, एक तो ये रिलेशन आएगा कि ई ए, सॉरी, इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी अलग होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ए is not same equal to intensity of B and intensity of C is same। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि intensity of C and intensity of B is same, intensity of C and intensity of B is same, intensity of C and intensity of B is same। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो पोटेंशियल एकदम सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ A एंड B, मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, A और B सेम होगी, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अगर मैं बात करता हूँ, तो बी और सी वाला, तो ए और सी, इसमें से ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, डेंसिटी, तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लो, मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी जो है सेम होगी, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इंटेंसिटी सी और बी की सेम होगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि क्या है, तो आप अगर ऑप्शन जैसे भी आएगा आप टिक कर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, समझो इस,
सॉरी, क्वेश्चन दिया हुआ है लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 नैनोमीटर। अच्छा, सबसे पहले जैसे एक लाइन बढ़ते जाओ, इसके साथ साथ यहाँ नोट करते जाओ, ये तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो सॉल्यूशन अगर मैं इसका लिखता हूँ तो गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लो पहले। गिवन हमने क्या क्या लिखा, यहाँ से देखो। पहला दिया हुआ है वेवलेंथ, लेमडा की वैल्यू दी हुई 6 नैनोमीटर को चेंज करना है तो 0.6 मीटर कर लो। ये इतनी बात आपने कर ली। ऑफ ए सोडियम लैम्प फॉल्स ऑन अ फोटो सेल and causes the emission of photoelectrons for which the stopping potential is 0.5. stopping potential की वैल्यू दी हुई है V नॉट की, that is 0.5 with light of wavelength 0.54 mm, lambda की वैल्यू दी हुई है 0.4 mm, which mm from a sodium lamp, the stopping potential is 1.5. अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.4 mm। अच्छा, दूसरा एक वेवलेंथ है फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। अच्छा, सोडियम लैम्प से द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था ये इतना 0.5, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5। ठीक है, विद दिस डेटा द वैल्यू ऑफ h बाई ई। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, बहुत अच्छा। ये दो डेटा दिए हुए हैं, हमें पता क्या है, वी नो दैट ई बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस 5। अच्छा, जो ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6। ठीक है, अब यहाँ से समझो इस चीज को, ई बराबर एच सी बाई लेमडा। ई की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम ई इंटू वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस 5। अब यहाँ पे सारे फॉर्मूला एक बार पुट करो, आप एक बार इस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो कितना हो जाएगा। हाँ बेटा राज, तो ई वी नॉट कितना हो जाएगा, समझो इस चीज को। ई इंटू वी नॉट की वैल्यू है 0.5 फर्स्ट में। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस बेटा, तो एच की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, सी की वैल्यू हमें पता, छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे। लेमडा पहले दिया हुआ है आपका 0.6 इंटू टेंस टू पावर 0.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 9 और माइनस 5। ओके ओके, इंटू ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बन गया, और इंटू ई इंटू 1.5 बराबर एच सी अपॉन, यहाँ पे आपका वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है एच सी बाई लेमडा, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.4 टू टेंस टू पावर माइनस 3 माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, यहाँ से h बाई ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपका काम है। यहाँ से सब कुछ पता है आपको, ये आप एक इक्वेशन में से दूसरा घटा दो। चलो मैं एक बार घटा के देख लेता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देता हूँ, तो 5 ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा 1.5 माइनस 0.5, तो ये बचेगा 1.0 इंटू ई बराबर एच सी को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 0.4 10 के पावर 3 अपॉन 0.4 माइनस ये हो जाएगा 10 के पावर 9 अपॉन 0.6। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस्टेक है, ये यूनिट भी आपका नैनोमीटर में होना चाहिए, नहीं तो ये ऑप्शन बहुत गंदा सा आ जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, तो यहाँ नैनोमीटर ही कर लो। ये दोनों हमें लाना है ऑलमोस्ट बराबर, 10 टू पावर 9 ही लाना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, यहाँ से हमें h बाई ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ऑप्शन निकाल के आंसर मुझे कमेंट में कमेंट करना, मैं सबके आंसर चेक करूंगा कि किसका कितना आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये आपका काम है आगे घर से करके लाने का, मैंने आपको बता दिया है सारा प्रोसेस, कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपका 2024-23 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे इसको आपको करना है। लिखा हुआ है अ मेटेलिक प्लेट हेलो बेटा, अब आवाज आ रही है, एक मिनट रुको, मैं आवाज
हेलो हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार कंफर्म करो जरा, एक बार कंफर्म करो, आवाज़ क्लियर है अभी? हाँ, तो आवाज़ क्लियर है अब शायद। चलो करते हैं अभी अगला क्वेश्चन। हम्म, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। दिया हुआ अ मेटेलिक प्लेट, a metallic plate exposed to white light emits electron. For which of the following colors of the light the stopping potential will be maximum? तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो होता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में समझो कि क्या होता है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि होता क्या है? तो समझो एक आपका इलेक्ट्रोड है, सॉरी कैथोड है ये, और ये आपका एनोड है, ठीक है ना। होता क्या है कि जब हम इनको ऐसे कनेक्ट करते हैं, एक यहाँ पे जब हम इधर निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक साधना आपका आंसर करेक्ट है। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन आना बंद कर देते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। तो उस पॉइंट को जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आता है, उस निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब समझो इस चीज को, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी, अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या, ई बी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे समझो इस चीज को, लिखोगे अगर आप विव ग्योर, तो ये जो पार्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका सबसे ज्यादा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी होगी वायलेट की सबसे ज्यादा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ कमेंट में, कमेंट करके, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे इसका आंसर दे चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अब सारे के सारे पढ़ाई के मूड में हो नहीं, पढ़ लो बच्चा। अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूं थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 3 पॉइंट इतना, इफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज इतना, एच की वैल्यू दी हुई है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, देन कट ऑफ वोल्टेज की बात करिए, इसने कट ऑफ वोल्टेज कितना होगा। फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, गिवन दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है, कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी नॉर्मल दी हुई है कितनी, 8.2 इंटू 10⁻14, ठीक है। उसके बाद एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34। कट ऑफ वोल्टेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पूछा है, तो E इंटू वी नॉट, कट ऑफ वोल्टेज उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी नॉट, बराबर इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, एंड यहां से आपका वैल्यू रखना है 8.2 इंटू 10⁻। सोनाली राजपूत, ऑप्शन नंबर ए। लेट मी चेक बेटा, तो यहां से 14 आ गया, माइनस 3.3 इंटू 10⁻14। अब इसको सॉल्व करना है, 1.6 इंटू 10⁻19 वी नॉट, यहाँ से 10⁻14 10⁻14 10⁻34 से ये मैनेज हो गया, तो ये 20 बचा यहाँ पे माइनस का। 8.2 माइनस 3.3 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
ये 83 82 में से 33 गया तो आपका आ जाएगा 49, तो 4.9 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 10⁻⁻19 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 10⁻⁻1 बचा, 1.6, तो वी नॉट आपका आ जाएगा 4.9 इंटू 6.63 अपॉन में 1.6, और ये एक 1/10 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मैं अप्रॉक्स 5 के बराबर मान लेता हूँ और इसको अप्रॉक्स 6.5 के बराबर मान लेता हूँ। तो 5 गुणे 6.5 अगर मैं करता हूँ, 50 25, 5 6 30, 30 2 32, 32.5 के आसपास, और नीचे वाले को मैं 16 कर लेता हूँ, तो 16, तो ये 16 दूना 32, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अप्रोक्सीमेशन आपको लेना आना चाहिए, पर आपको मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये एमसीक्यू था, बट आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आप अप्रोक्सीमेशन लेके मत सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बहुत अच्छा सोनाली राजपूत, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सवाल है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। एक बार फिर से इसको करते हैं और आई होप आप लोगों में से किसी ना किसी का तो आंसर निकल के आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, फोटोन ऑफ एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are successively incident on the metallic surface of work function 0.5 electron volt. Work function हमको पता है। The ratio of kinetic energy of the most energetic photoelectrons in the ratio two cases will be the photons of energies दिया हुआ है, मतलब इस किसकी वैल्यू दी हुई है, एच न्यू की वैल्यू दी हुई है, एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक बार एच न्यू की वैल्यू दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको समझ आया? इसका किसी ने ऑप्शन चेक किया क्या? किसी ने आप इसका आंसर बताया क्या मुझे? रेशियो वाले क्वेश्चन का आंसर बताया किसी ने? यस एंड नो, यस और नो, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The photons of energies 1 electron volt and 2 electron volt are successively incident on the metallic surface of work। ठीक है, चलो हम लोग समझ लेते हैं kinetic energy फर्स्ट एंड kinetic, अच्छा मैक्सिमम kinetic एनर्जी, और kinetic एनर्जी फर्स्ट एच न्यू माइनस 5, ये 1 अपॉन kinetic एनर्जी 2 मैक्सिमम वाला एच न्यू माइनस 5। अब वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, एक बार आप पुट करोगे 1 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार एच न्यू की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 0.5। ओके, तो ऊपर से 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचा, नीचे में से 2 माइनस 0.5 को तो 1.5 बचा। अब यहां से डेसिमल डेसिमल हटा तो 5×3 = 15, ये 1/3 आ गया आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड की वैल्यू आपकी आ गई है जी 1:3। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? इज एनी ऑप्शन मैचिंग? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सेशन का, ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आयुष शर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर तो भाई मुझे सबसे चाहिए, जितने लोग आप लाइव हो सब के सब मुझे आंसर बताओ। ये सीबीएसई 2023 का पूछा गया सवाल है, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप, मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे, इसका आंसर तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मैं लाइव चैट देख रहा हूँ, कोई ऐसा है जो मुझे आंसर बता सकता है क्या? इसका आंसर अगर तुम नहीं बता पाए ना, तो इस बार पक्का तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है बोर्ड्स में। सॉरी, इसका आंसर तो चाहिए ही चाहिए यार, बता दो भाई, कोई तो बताओ, आंसर चाहिए ऑप्शन में। सी सी आयुष सी, एच सी भाई, आयुष क्या ये आंसर सही है? ई सी न्यू, एनर्जी वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेवलेंथ? वेवलेंथ बताना है। ई बराबर एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा जी? लेमडा बराबर एच सी बाई ई हो जाएगा। बिल्कुल, और आयुष का आंसर सही है।
साधना ने भी बता दिया HC/E, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने लोग भी जुड़े हो बेटा, अभी मेरा क्लास खत्म हो गया है। 15 मिनट में आपको, 20 मिनट में, 9:15 से आपको केमिस्ट्री की क्लास लाइव मिलेगी। सो प्लीज आप सारे के सारे केमिस्ट्री की क्लास में जोड़ो, एंड आई होप आप सभी से आंसर्स वहां पे मैं देखूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां पे करो अच्छे से, सारे के सारे मुझे आप लाइव वहां पे मिलो, ठीक है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग अभी क्लासेस में क्वेश्चंस कर रहे हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग अच्छे से जुड़ जाओ। ओके, हाय अक्षय। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ, प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, ठीक है। देन डियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में इसने पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में जानने की जरूरत है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है जी? सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, चलो। मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है बच्चों? हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो बेटा। ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, समझो इस चीज़ को। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, लेमडा का। और लेमडा वाला फॉर्मूला आई होप आप सबको याद होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, वॉइस इज क्लियर नाउ, अंडरस्टैंड दिस। लेमडा बराबर आपका होता है, लेमडा बराबर होता है एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है ना। अब इसमें समझो इस चीज़ को कि हमारी क्या क्या वैल्यूज कांस्टेंट है। आपका एच एच कांस्टेंट है, आपका एम नहीं कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि लेमडा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेमडा सिर्फ आपका मास पे डिपेंड कर रहा है कि मास किसका कितना होगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि मास की, ठीक है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक जैसा होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये सेम होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आप नोट कर लो कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका? आपका सीक्वेंस हो जाएगा, देखो जैसे इसमें एक, अगर मैं आप चेक करोगे तो इसमें ये दोनों इक्वल हैं, इसमें ये दोनों इक्वल हैं, और इसमें ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, बाकी अब हमें चेक करना है और क्या क्या है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर तुम निकालने जाओगे, दैट इज इक्वल टू, अगर मास ऑफ अल्फा 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का मास इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा तो इसका वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंडर रूट के बराबर है। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो लेमडा सबसे कम किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। केवल और केवल कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं। सो तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया। चलो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिल जाए, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसके बारे में। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ो। इफ E1, E2, E3 and E4 are the respective kinetic energies of electron, deuteron, proton and neutron. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। सिलेक्ट द ऑर्डर इन विच दोज वैल्यूज वुड इंक्रीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और अपने आंसर्स के साथ रेडी होंगे। तो समझो इस चीज को। सबसे पहले तो अभी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है? लेमडा बराबर h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपका लेमडा की वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये लेमडा, दिस इज सेम फॉर किसके किसके लिए? इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए। समझ में आया? तो अगर अब मैं बात करता हूं मास की ऑर्डर की, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से सबसे कम होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन आता है, फिर मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन आता है, और फिर इससे भी कम आपका आता है मास ऑफ ड्यूट्रॉन। समझ में आया? ये सीक्वेंस आपका मास का होता है। ठीक है ना? तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना था। नाउ अब हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे देखोगे जरा बताओ। काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, क्या किया आपने? लेमडा आपका सेम हो गया। चलो, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज अब नाउ क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गई। जैसे ही आपने ये मिली, आपको काइनेटिक एनर्जी का जो सीक्वेंस आया ये तुरंत इसका उल्टा बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अब सीक्वेंस मिलाते हैं कि कैसे कैसे इनका दिया हुआ है। यहाँ से देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है ई, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है E1 के। तो ये E1 के हो जाएगा बराबर। जस्ट अ सेकेंड। और उसके बाद फिर अगला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का देखो यहाँ पे E3 के बराबर है। E3 हो जाएगा। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड है हमारा न्यूट्रॉन वाला। न्यूट्रॉन वाला चेक करो कितना हो जाएगा। न्यूट्रॉन वाला हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन वाला आपका हो जाएगा E1 है, हो गया इलेक्ट्रॉन, ये E1। न्यूट्रॉन के लिए E2, प्रोटॉन के लिए E3 एंड न्यूट्रॉन के लिए आपका E4। तो न्यूट्रॉन है E4 और इसके लिए लास्ट ड्यूट्रॉन के लिए है आपका E2। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा E2, फिर आपको लिखना पड़ेगा E4, फिर आपको लिखना पड़ेगा E3, फिर आपको लिखना पड़ेगा E1। ऐसा सीक्वेंस कौन सा दे रहा है? ऐसा सीक्वेंस ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे सारे। ये बढ़िया सवाल है, CBSE बोर्ड का सवाल है। फिर से एक बार करते हैं इसको।
ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलो सॉल्व करो इसको। ये क्वेश्चन अब सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से भी करा चुका हूँ, ये दोबारा दिया गया है। देखते हैं कि चैट बॉक्स में मुझे कोई आंसर देता है या नहीं देता है। एनीवन चैट बॉक्स में मुझे आंसर देख के दिखाओ। एनीवन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो मुझे फॉर्मूला बता दो। चलो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो। देखो ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात की है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके लिए आपका इस चैप्टर का भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। आइंस्टाइन इक्वेशन आप लोगों ने सब ने पढ़ रखा होगा। क्या होती है? ई बराबर एच न्यू माइनस फाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने सब ने पढ़ रखा होगा। एच न्यू माइनस फाइव। और इसी एच न्यू माइनस फाइव के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे पुट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, जहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि सी और लेमडा क्या है। सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा आपका वेवलेंथ है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कि इसमें क्या यूज़ होने वाला है। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करोगे इसमें? एनीवन हु कैन सॉल्व द क्वेश्चन? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, तो पहले देखो गिवन क्या दिया हुआ है इसमें। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी बराबर 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। इज इंसिडेंट ऑन मेटल वर्क फंक्शन, फाई की वैल्यू भी दे रखी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्सिमम की वैल्यू पूछा है। बस यहीं पे आपका सवाल लग जाना चाहिए था। 0.51 करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। यहाँ से हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 6.4 इंटू 10⁻14 माइनस 2.16 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6। ये 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था ना यहाँ पे, इसको मैंने जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 2.14 है, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और ये जूल, और इसको हमने फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये ई बी 0.51 के बराबर आ जाएगा। इसको घर पे सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना, यही आपका आंसर आएगा 0.51। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो मैं 3-4 क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आप लोगों को बताओगे इसका आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, चलो इसको करके बताओ मुझे पहले। क्वेश्चन नंबर ये चलो बताओ, पहले का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मुझे बताओ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape from the metal surface is called? Anyone who can tell the answer of this question? That is work function। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। कि मिनिमम एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन के बराबर होती है निकलने के लिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल सर्फेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं इसको, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ये थे, एक वर्क फंक्शन बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे,
इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ। अब मैक्सिमम काइनेटिक, चलो अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। चलो एक बार मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। चलो पहले इसको पढ़ो आप, ये आपके इस पे स्क्रीन पे है, इसको पढ़ो। पहले ये पैराग्राफ है आपका, को पढ़ के और इसके आंसर्स देने की कोशिश करो। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चंस हैं आपके, पढ़ो इसको एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी दिख रहा है क्वेश्चन? इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं। दो क्वेश्चंस और हैं, वो मैं इसको सॉल्व करने के बाद कर देता हूँ आपको। हाँ बेटा अभी, तो ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। बेस्ड क्वेश्चंस, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। केस बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। आ, इसमें बस केवल आपको अपने नॉलेज के हिसाब से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना, पाई की वैल्यू दी हुई है, then the emission of photoelectron take place, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is given by इतना, if the frequency of incident light mu naught is called threshold frequency, the photoelectrons are emitted from the metals without kinetic energy, so h nu बराबर phi naught. So in this question पहला दिया हुआ है a metal of work function 3.3, तो मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सोल्यूशन, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ दिया हुआ है वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 5 बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। उसके बाद आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू आपकी दे रखी है क्वेश्चन में, वेवलेंथ की वैल्यू है आपकी, लेमडा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 300 नैनोमीटर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बराबर आ जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड? आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो ये ई मैक्सिमम पूछा है। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ये तो वही सवाल आ गया, एच न्यू माइनस फाइव। यहाँ पे आपको क्या रखना है, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, यहाँ पे पुट करो 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना, लेमडा की वैल्यू दी हुई है 300 इंटू 10⁻⁹ और माइनस फाइव की वैल्यू दी हुई 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, हो सकता है कि आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो।
अगर नहीं निकालना चाहते हो तो इसको जूल में चेंज करना है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। इतना रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सर 1.32 करके आ रहा है बेटा, लेट मी चेक इट। नहीं, 0.825 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है आपने या किस में निकाला है? आपका आंसर किस में निकला है? तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, ये वाले क्वेश्चन की। सो द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, जूल में निकालोगे तो भी थोड़ा सा अलग ही आएगा। जूल में निकालोगे तो इसका आंसर आएगा कुछ इसको 1.0.825 को आपको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर जूल में आएगा। तो आई होप आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एक बार आप चेक कर लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। सो द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसको कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वेरिएशन चेक करना है, ठीक है ना। वेरिएशन करना है तो कैसे होगा ये, किसके इसके बीच में वेरिएशन पूछा है? वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। के ई मैक्स के बारे में पूछा है, और पूछा है इमिटेड फोटोन एंड विद द फ्रीक्वेंसी न्यू के बारे में पूछा है। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आपका कितना होता है, एच न्यू माइनस फाई के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, और मैं आपका वेरिएशन शो करने की कोशिश कर रहा हूँ किसका किसका, ये के मैक्सिमम का और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। तो मैं यहाँ पे जब ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो ग्राफ बनाने के लिए एक बार मुझे जब इस एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा इसको निकालने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो नहीं पुट करनी पड़ेगी, कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फाई डिवाइडेड बाई एच के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे फाई डिवाइडेड बाई एच के बराबर आ गया, और ये वैल्यू यहाँ पे भी कट करेगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। आपका वेरिएशन जो आ रहा है ये वाला आ रहा है, आपका फाइनल आंसर करेक्ट ये है। ये क्वेश्चन समझ में आया? आपको बस यही ग्राफ बना के आना था, बाकी कुछ करके नहीं आना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप मुझे बताओ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, 2023 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका आंसर करेक्ट बता पाते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये बढ़िया सवाल है। चलो आप ट्राई करो। आपके पास टाइम दे दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना। मैं 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। चलो 30 सेकंड का टाइमर आपको मैं ऑन करके दे रहा हूँ। टाइम ऑफ हो गया। चलो काम करो आप,
2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आप बताओ, इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका आंसर? एनीवन हु कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्राई टू सॉल्व विद योर सेल्फ। एक बार ट्राई करके कोशिश करो। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? टाइम अप हो गया। चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। ध्यान से देखो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड प्रोटॉन हैविंग कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी कितना दिया हुआ है? एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 5/100 1.673 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दी हुई है। हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। अल्फा पार्टिकल से जो वेवलेंथ है वो कैसे अफेक्ट करेगा सेम एनर्जी का। तो एनर्जी के पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो एनर्जी है वो कितना है, दे रखा है हमें। अच्छा, उसको अगर हम थोड़ा सा उसको जूल में करें तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इस ई को थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें। 500/1.673 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जूल में हो जाएगा। जूल में जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा, 478.18 478.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ये इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अब हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। अगर वेवलेंथ निकालने जाते हो प्रोटॉन के लिए तो लेमडा बराबर आपको पता होना चाहिए h डिवाइडेड बाई √2m k आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। 2m k आपका फॉर्मूला होता है। तो h की वैल्यू आपने पुट किया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और अपॉन में 2 और मास ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं। ये प्रोटॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज? प्रोटॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 2 इंटू एम की वैल्यू पुट की 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और फिर के की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल रखा है 478 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका कैलकुलेशन करना आपका काम है। कैलकुलेशन आप करके आओ। आकृति ने बोला है कि 2.21 आ रहा है 10⁻10⁻11। कौन से क्वेश्चन का आंसर? अक्षय कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो बेटा? अभी इस वाले का। अच्छा, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इसका लेमडा तो 1.65 इंटू 10⁻12 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट अब हमें, हाँ इसी का तो ये में इतना आया बेटा, लेमडा ऑफ प्रोटॉन तो इतना आया। अब हाउ विल द
हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल। अब इसने बोला है कि तुमने तो प्रोटॉन का वेवलेंथ निकाल दिया है, तुम अल्फा पार्टिकल अगर दिया होगा, अल्फा पार्टिकल दिया होगा तो क्या होगा भाई साहब। अल्फा पार्टिकल अगर दिया होगा मेरे भाई, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, लेमडा अल्फा पार्टिकल अपॉन, अगर मैं निकालूं तो ये होता है h डिवाइडेड बाई √2, और ये जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, इस चीज को समझो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में सेट करके रखनी है, इस चीज को अपने दिमाग में सेट करके रखना है। तो यहाँ से 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा इंटू के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं यही लेमडा फॉर अल्फा इसके लिए लिखूं आपका प्रोटॉन के लिए, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2 इंटू एम ऑफ प्रोटॉन इंटू के। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, बस केवल अब 1/√4 बचा। तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2 के बराबर। तो ये आपका आ गया, जो भी आपका लेमडा आया है इसका आधा हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो बस यही हमें कमेंट करना था कि क्या फर्क पड़ेगा उसके वेवलेंथ पे, तो उसका वेवलेंथ हाफ हो जाएगा जब हम अल्फा पार्टिकल लेंगे। ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। ओके बेटा, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलो, इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि इसने बोला है द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन हैविंग इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसने कहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है जिसकी एनर्जी उसने दे दी है, एनर्जी दे दी है आपकी 500 अपॉन 1.673 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसकी एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी दे रखी है। अब उस प्रोटॉन की हमें क्या निकालनी, सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी है जिसकी एनर्जी इसने इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो उस प्रोटॉन की हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है, सॉरी उस प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है जिसकी एनर्जी इतनी दी हुई है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा रखा है, तो यहाँ डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं। तो ई की वैल्यू हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 500 अपॉन 1.673 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे तो 478.83 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर इसकी एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक तो पूछा है कि अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ के बारे में, और एक तो अभी हम प्रोटॉन के वेवलेंथ को निकाल रहे हैं। तो अभी हम प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालने चल रहे हैं। तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन, एच की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 19 नहीं 34, सॉरी इसको चेंज करो, ये आपका हो जाएगा 34 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद करना है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर, केजी के बराबर। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और मल्टीप्लाई किया काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पे निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ये हमारी आई है, दैट इज 478.8 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये आपको घर से सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ये आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, वो आंसर आपका निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर आएगा। और लेमडा है तो ये मीटर में निकल के आएगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है, मीटर में होता है। समझ आया, यहां तक का ये आंसर हमारा निकल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसने कहा है हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड बाई अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ कैसे अफेक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले तुम ये समझो अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं 2 हीलियम 4 को। दूसरा चीज इसमें ये समझ लो कि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन के, ये 2e के बराबर।
और इस पे जो इसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है ये 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मैं अगर अब चाहूं तो मैं दो इक्वेशन यहां से लिख सकता हूं। एक इक्वेशन मेरा हो जाएगा लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कितना, जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो हम लिखेंगे कितना, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? तो समझो इस चीज को। और अगर मैं लेमडा फॉर लिखना चाहूँ प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक मिनट इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करने दो। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूँ तो ये अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने चलूँ तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ आपस में, डिवीजन में आपका ये कट जाएगा, 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 ये कट जाएगा। तो लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पूरे का अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल आउट हो गया, लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई लेमडा ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 के बराबर, अंडर रूट से बाहर निकल के आया। फिर आगे जब तुम करोगे तो लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा जो एक रिलेशन है कैसे अफेक्ट होगा, ये हमारा निकल के आ गया कि जब हम प्रोटॉन की जगह पे व्हेन वी यूज इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन, अगर हम अल्फा पार्टिकल यूज करेंगे तो हमारा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाफ हो जाएगा, आधे से कम हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन के लिए। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें ये दिया हुआ है हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। तो उसकी एनर्जी आधी हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी टोटल हमने निकाली थी 1.6 इंटू 10⁻⁻12, 12 अपॉन, तो बाई 2 हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 0.8 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर बचेगी। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर इसमें भी अभी किसी को डाउट है तो एक बार मेरे से फिर से पूछो। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट दिख रहा है बेटा? तुम्हारा 1.15 आ रहा है? ठीक है, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो मेरे से, पर प्रोसेस आपका एकदम एग्जैक्टली यही सेम है। 1.15 आ रहा है यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हुई हो, बट एकदम प्रोसेस एज इट इज है बेटा, प्रोसेस पे कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा फिर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन करो बेटा। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है।
तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ने देखो इसमें, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, आप लोग थोड़ा सा फोकस किए तो आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया? इसमें डायग्राम प्लॉट करना है। चलो मैं समझाता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप, फोकस करो इस क्वेश्चन पे। ओके, समझो। दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference v. Plot a graph of de Broglie wavelength associated with it as a function of v. बहुत प्यारा सवाल है, देखो समझो इस चीज को। अभी तुमको तब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किस पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ बार बार, लेमडा बराबर, हाँ हेलो राज, फॉर्मूला बता रहा हूँ टू मास ऑफ, गुड इवनिंग बेटा, और काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अब आप लोग क्लास 12th में पहुंच गए हो और आखिरी के चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं कि पोटेंशियल चैप्टर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद होगा कि V बराबर होता था वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेते थे तो वो कहाँ से लेते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वर्क डन से अपॉन, अपॉन क्या लेते थे, यहाँ पे चार्ज लेते थे, यूनिट चार्ज। और यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एनर्जी के बराबर हो जाएगा नितिन, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q इंटू वी के बराबर आ जाएगी। यहीं से अगर तुम Q एंड V अगर आपने पुट कर दिया एनर्जी की जगह पे, तो लेमडा बराबर एक फॉर्मूला बनेगा आपका नया, अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी के बराबर, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से अब देखो ध्यान से, इसने पूछा है कि एक डायग्राम प्लॉट करो, एक डायग्राम प्लॉट करो जिसमें वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो फंक्शन हो v का, v मतलब हो गया ये पोटेंशियल। तो मेरे बच्चों बाकी सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, तो जो लेमडा है आपका वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड कर रहा है 1/√v के बराबर। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, इसका अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, किसमें किसमें, ये ग्राफ आपका बन जाएगा लेमडा और बी में, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना, ग्राफ कुछ। तो दिस इज द वेरिएशन बिटवीन लेमडा एंड वी। आपके एग्जाम में अगर ये सवाल पूछता है तो आपको एग्जैक्टली यही आपको बना के आना है, ये रिलेशन लिख दोगे तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर देने से नहीं रुकेगा। आपके पास इतना करके आना है, थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज लिख देनी है और कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट इसका, अगर मैं सेकंड पार्ट इसका दिखाऊं, सेकंड पार्ट इसका, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझो इस चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड by and de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 400 वोल्ट। बेटा अभी हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला क्या निकाला, लेमडा का, लेमडा का फॉर्मूला निकल के आया हमारा h डिवाइडेड बाई √2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, बस सारी वैल्यूज को ले जाके पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। देखो लेमडा की वैल्यू आपको पता चल गई, एच, लेमडा की वैल्यू निकालनी है आपको, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ये कितना हो जाएगा जी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में √2 इंटू मास ऑफ आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है किसी को याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करो 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴
-31 के बराबर होता है। तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्यू की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻19 और वी की वैल्यू इसने दिया हुआ है 400 वोल्ट के बराबर। बस मेरे बच्चों, बस आपको यही सॉल्व करना है। कोई इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ। आपको मैं टाइम दे देता हूँ, 2 मिनट का टाइम आपको है। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में अगर निकाल के दे दोगे क्या आ जाएगा? शुरू करो, टाइम स्टार्ट हो गया। तो आपका टाइम बीत रहा है। आई होप अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। मैं चैट बॉक्स एक बार चेक कर लेता हूँ, किसी का भी आंसर अब तक नहीं आया है। अच्छा, एक का आ गया है 0.613 और 10 के बाद 10 प्लस में 10 या माइनस में 10? प्लस में 10 या माइनस में 10 बेटा? बिल्कुल सही है आपका आंसर। 0.613 इंटू 10⁻−10 आ रहा है, यानी 0.613 एंगस्ट्रॉम के बराबर आपका आंसर आएगा। और बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। एकदम सही, एकदम सही, नितिन का भी एकदम सही है। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करो इनको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे हम लोगों का क्लास लाइव होगा। आप सारे के सारे जुड़ो टाइम पे, ठीक है ना? कोशिश करो कि क्लास में जुड़ो, है ना, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर अचीव करो अपने एग्जाम में। मिलते हैं कल भी इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो भी लेट ज्वाइन किए थे वो जाके क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से सारे सॉल्व कर डालो।